हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी। हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल में जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हैं उनका लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 की तरफ हम सभी बढ़ेंगे और फटाफट मस्त तरीके से आप सभी बताते रहिएगा। हाँ, कल एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब किसने किसने दिया था जल्दी से बता दो। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया था ना कल होमवर्क, उसका कमेंट करके बताना मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3 पे, सामान्य विज्ञान के। और ये जितने भी प्रश्न हैं आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ इतना पढ़ के जाइए, आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन। आइए, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कहता है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंजेंसी इन चिलीज, जो अगर हम बात करें ना कि मिर्च में एक तीखापन देखा होगा आपने, एक तीखापन मिर्च में होता है। आप मिर्च खाते हो ना तो वो तीखा लगता है। ठीक है, तो पूछा गया आपसे कि ये किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण आपको ये देखने को मिलता है मिर्च में जो तीखापन होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन होता है कि मिर्च का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे, हिंट अगर आपको मिल जाएगा। जो लाल होता है ना ये मिर्च, ठीक है, ये होता है कैप्सिथिन करके। ठीक है, कैप्सिथिन करके होता है, उसकी वजह से आपका क्या होता है, वो लाल होता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग में अगर कुछ होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, कैप्सिथिन करके। अब बात आती है कि सर ये बताओ कि ठीक है, तो अगर आपसे मिर्च के बारे में पूछा तीखापन, तो आपको ऑप्शन सीधे मिल गया कि सर कैप्सिसिन। ठीक है, कैप्सिसिन आपका ये सही जवाब हो गया। अब आते हैं कि लाइकोपिन। भाई ये टमाटर का जो लाल होता है, ठीक है, टमाटर का लाल। अब आप कहोगे सर ये सब क्या है। देखो भैया, जैसे हमारी शरीर है, ठीक है, कोई देखा होगा गोरे होते, कोई काले होते, कोई गेहुआ रंग होता है, तो ये सब कलर किसके लिए होता है। कलर होता है आपके मेलानिन पिगमेंट की वजह से जो कलर होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि मेरे भाई कि जो टमाटर है उसका लाल रंग देखा होगा आपने। ठीक है, जैसे आपने गाजर देखा होगा, ठीक है, कैरोटीन। ठीक है, गाजर का जो कलर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, आपने देखा होगा सर गाजर का कलर तो ऑरेंज भी हमने देखा है सर। ठीक है, और अब एक चीज और, गाजर का ऑरेंज तो देखा है, ठीक है, और अल्फा कैरोटीन बेसिकली नाम इसका होता है। अब आपने एक चीज और देखा होगा कि गाजर एक होता है पर्पल कलर में, सेब होते हैं पर्पल कलर में, ऐसा देखा होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा एंथोसाइनिन। ठीक है, सेब में जो आपके पिगमेंट होता है वो एंथोसाइनिन। एक क्वेश्चन और आता है सेब से संबंधित, सेब में जो एसिड पाई जाती है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है मैलिक एसिड। सेब में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है, ये याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर मिल गया। आगे बढ़े, इनमें से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक नहीं है, इसका मतलब कि वो ऐसा होगा जो थर्मोसेटिंग होगा, या ऐसे कह सकते हो आप कि थर्मोप्लास्टिक नहीं है। पहले ये समझो क्या होता है। देखो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक, एक होते हैं थर्मोसेटिंग। ठीक है, अब इसको दो चीजों से इसको समझिएगा। ठीक है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग। अब ये समझिए कि पहले, अच्छा पहले सर पॉलीमर क्या होता है, पहले ये बताइए कि पॉलीमर क्या होता है। पहले ये बताइए पॉलीमर क्या होता है। जैसे मान लो आप इथीन को लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इथीन को लगाए आप, इसके बहुत सारी यूनिट आपने जोड़ी, बहुत सारी यूनिट आप जोड़ी, तो लास्ट में क्या बना, पॉलीथीन बन जाता है। ठीक है, एन लिख दिया जाता है कि नंबर ऑफ, ठीक है, तो पॉलीथीन बन जाता है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे आप मोनोमर्स को जोड़ के, या ऐसे लिख लीजिए आप, बहुत सारे आप मोनोमर्स को जब जोड़ते हैं, मोनोमर्स को जब जोड़ते हैं तो यही बन जाता है आपका पॉलीमर का निर्माण करता है। अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग क्या होता है इसको समझते हैं। थर्मोप्लास्टिक का मतलब आप जितनी बार चाहें, ठीक है, आप जितनी बार चाहें इसको रूपांतरित कर सकते हैं। मतलब आप इसको जितनी बार चाहे डिफॉर्म करके इसका स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक हुआ। थर्मोसेटिंग का मतलब क्या होता है, आप इसको
पिघलाकर एक बार जिस रूप में ढाल देंगे ये इस रूप में बन जाएगा, ये होता है थर्मोसेटिंग। तो जल्दी से इसका जवाब बताइए, नॉट ए थर्मोप्लास्टिक, इनमें से थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है? जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिएगा, चलिए बताइएगा। बताइए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक, अब इतना बता दिया यार, अब इतना तुम्हें समझा दिया, बस तुमसे जवाब की उम्मीद है मुझे। देखो, जितनी बार चाहे उतनी बार इसको आप ढाल सकते हैं, लेकिन इसको उतनी बार नहीं ढाल सकते। आइए देखते हैं, अगर हम बात करें टेफ्लॉन की, तो टेफ्लॉन आपको पता है आप जो यूज करते हैं, ठीक है, नॉन स्टिक पूछा जाता है क्वेश्चन, नॉन स्टिक कढ़ाइयों में क्या यही तो यूज करते हैं, ठीक है। बस ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन आप इसका ऐसा नहीं है कि एक टेम्परेचर के 327 डिग्री लगभग ये शायद इसका माना जाता है, उसके ऊपर तो भैया इसका तुम स्ट्रक्चर बदल दोगे तो ये थर्मोप्लास्टिक हो गया। तो ये आंसर नहीं होगा सर। पॉलीस्टराइन नहीं होगा सर, स्टराइन को जोड़ते जाइए तो पॉलीस्टराइन का निर्माण होता है, ये भी नहीं होगा। तीसरा, नियोप्रीन की बात करते हो, पॉलीथीन, पॉलीथीन अभी मैंने दिखा दिया भैया, ये क्या है, आपके मोनोमर का काम, मत सॉरी, आपके इथीन जुड़ते जाएंगे और क्या बनाएगा, आप पॉलीथीन बनाएगा। पॉलीथीन भाई अभी जानते हो, उसको आग के सामने रख दो, देखो पिघल खत्म, ठीक है, फिर उसको बना दो, फिर उसको गला लो। अब बचता है सर नियोप्रीन। नियोप्रीन जो ऐसा है मेरे भाई, जो आपका क्या है, थर्मोप्लास्टिक नहीं, ठीक है। अब एक बड़ा एग्जाम्पल अच्छा आता है, थर्मोसेटिंग का ही एक एग्जाम्पल बहुत पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, बैकेलाइट। क्योंकि यही बैकेलाइट आपका यूज होता है कुकर हैंडल्स में, ठीक है, यही आपका कुकर हैंडल्स में यूज होता है। और आप ये देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल स्विचेज आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्विचेज आते हैं, चलो अब यहीं से आपको दिमाग पे आपके बैठ जाएगा, कुकर का जो हैंडल होता है, जो काला वाला ऊपर लगा होता है, आपने देखा होगा कभी वो जल जाता है तो क्या आप उसको सही कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, फिर निकाल के उसको फेंकना पड़ जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक स्विच है, कभी देखा होगा जब उसमें आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक स्विच का डिफॉर्म स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाता है, आप क्या उसको गला के दोबारा वैसा बना सकते हो? तो नहीं बनाते हो ना, ठीक है। तो ये आपके थर्मोसेटिंग हो गए। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा कि थर्मोप्लास्टिक ये तीनों आपके नहीं है, ठीक है। आइए, नियोप्रीन जो आप रबर देखते हैं, ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका पॉलीमर है, इसका क्या है, आइसोप्रीन, ठीक है। आइए, जब भी कहीं भी आइसोप्रीन नियोप्रीन ये आए तो आप रबर से इसको तुरंत समझ लीजिएगा कि ये रबर से संबंधित है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। नियोप्रीन आइसोप्रीन जब भी कभी आए कहीं। आइए, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, किस अंग में शुरू होता है, ठीक है, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट बोलूं या स्टार्च बोलूं, तो आपका आंसर हो जाएगा माउथ, मतलब मुख, तुरंत माउथ मतलब मुख, इसका जवाब हो जाएगा। कैसे? आपको पता है आपके इसी मुख में टाइलिन एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है, ये आपको पता है, और माल्टोज बनाता है, फिर ग्लूकोज बनाता है, ये सारा प्रोसेस है। तो अगर बोले कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो मुख में होता है, ठीक है। अब पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख में होती है। क्वेश्चन देखो अलग अलग है। पाचन की शुरुआत, अगर मैं आपसे बोलूं कि पाचन की शुरुआत, ये यही मुख है, यहाँ पे पाचन की शुरुआत भी होती है क्योंकि मुख में खाना डालते हो, ठीक है, पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन अब आपसे पूछा है कि प्रोटीन के पाचन की शुरुआत, तो आपको पता है आपके पेट में ही जो आपके सेल्स होते हैं वो बनाते क्या हैं, आइए पहले इसको यहाँ लिख देते हैं। आपके पेट में ही सेल्स हैं, ठीक है, जो किसका किसका निर्माण करते हैं, तो आपको पता है पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, प्रोरेनिन इनका निर्माण किया जाता है। ये प्रोरेनिन वही है जब HCl के साथ मिलता है तो रेनिन बनाता है, और रेनिन आपके दूध के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि छोटे बच्चों में बहुत अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। अब पेप्सिनोजेन जो प्रोटीन को आपके पॉलीपेप्टाइड में तोड़ती है, तो आपको पता है पेप्सिनोजेन, लेकिन जैसे ही यहाँ HCl दोनों में जुड़ता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बदलेगा और क्या बनेगा, ये पेप्सिन, जो कि एक एक्टिव फेज में, जो ये पेप्सिनोजेन है इनएक्टिव फेज होता है। जैसे ही HCl आपके स्टमक से निकलता है, ठीक है, तुरंत क्या बनाता है, तुरंत आपका बना देता है पेप्सिन,
ठीक है। और जो प्रोरेनिन है वो भी HCl जड़ से जुड़ता है, तो वो रेनिन का निर्माण करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक में बॉडी पार्ट्स में, जैसे स्टमक की जब हम बात करते हैं तो 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया होता है बेसिकली। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बस पूछा जाता है कि आपके कितने भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा, फंडस सुना होगा, नाम सुना कभी, फंडस, ठीक है, पाइलोरस, ये सब इसी के भाग है। अब माउथ की बात करें तो भैया माउथ में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। लीवर की बात करें तो लीवर आपके जूस निकालता है, याद रखिएगा, लीवर जूस निकालता है जिसका नाम है बाइल जूस। ये पूछा जाता है। ये पीला रंग होता है, पीला रंग किसके कारण होता है, बिलुरबिन के कारण इसका पीला रंग होता है। अगर इसी बिलुरबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है, एक बीमारी होती है, कहोगे कौन सी सर, पीलिया, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। बोलते हैं ना कि सर लीवर के फंक्शन न करने की वजह से बीमारी आ रही है, या माल फंक्शनिंग की वजह से बीमारी देखने को मिल रही है। ठीक है, आइए, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऐसा भाग है जो आपके, पहली बात तो 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन इसकी लंबाई क्या है, बड़ी होती है, 6 से 6.25 मीटर इसकी होती है। चौड़ाई इसकी छोटी होती है। ठीक है, तभी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला। 1 से 1.25 मीटर की होती है। इसे 3 भागे बांटा गया है। कौन कौन सा, तो आप कहेंगे सर डूडेनम, जेजुनम और इलियम। और ये याद रखिएगा, ड्यूडेनम एक ऐसा हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का जहाँ पे आपके कहते हैं ना, कहते हैं संपूर्ण पाचन देखने को मिलता है। ठीक है, संपूर्ण पाचन देखने को मिलता है। ठीक है, और इलियम एक ऐसा भाग है जहाँ पे अधिकतम अवशोषण देखने को मिलता है। अवशोषण का मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, अधिकतम अवशोषण का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये याद रखिएगा, अधिकतम अवशोषण मतलब लगभग 95%। और फिर बात आती है सर बाकी 5% कहाँ चला जाता है, 5% आपके चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के पास। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीवर का वजन लगभग 1.5 किलो होता है, ट्रायंगुलर इन शेप होता है, त्रिभुजाकार होता है आकार में। ठीक है, चलिए, कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से बहुत सटीक रूप से ट्रैक किया जा सकता है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, तुरंत गलत जवाब देंगे, फट से इसका जवाब बदल देंगे। ठीक है, मतलब ज़्यादातर बच्चे जो गलती करेंगे वो तुरंत मारेंगे रडार। लेकिन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस मैं लाया हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। पूछा गया है कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से बहुत सटीक रूप से ट्रैक किया जा सकता है। इसकी ऊपर बात हो रही है सर, कृत्रिम उपग्रह को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात हो रही है। ठीक है, कैसे ट्रैक करते हो, अच्छा चलो, आपने ये देखा होगा कि हमने जब हम थे इंटर में तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ये डॉपलर साउंड के केस में भी सुना था, और एक लाइट के केस में कि देखो दूर जा रहा है तो देखो दूर हमारा लाइट कम होती जा रही है, इसे पढ़े थे। इधर से एक आवाज़ आ रही है, गाड़ी हॉर्न बजाते हुए आ रही है, इधर से एक हॉर्न बजाते हुए, बीच में आदमी है तो बहुत तेज सुनाई देगा। ठीक, या आदमी से अगर हम कंपेयर करें, ये आवाज़, ये गाड़ी उधर जा रही है हॉर्न बजाते हुए तो आवाज़ कम सुनाई देगा। ठीक है, वही वाली केस हम लगाते हैं लाइट में भी, क्योंकि साउंड लाइट की बेसिकली आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादातर सेम मिलती है। ठीक है, जैसे आपके रिफ्लेक्शन का केस हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब अगर हम कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो ये डॉपलर इफेक्ट होता है, पहले तो ये आप लगा लीजिए। ठीक है, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है और ये यूपी पुलिस का पेटेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये एकदम पेटेंट क्वेश्चन है आपके रेलवे का। ये कहाँ यूज़ करते हो, अभी चलो तुम्हें हम एकदम बेसिक सी चीज़ें बता दें कि आपने एक देखा होगा, अभी एक बॉर्डर 2 मूवी आई थी, उसमें देखा होगा कि जो सुनील शेट्टी के बेटे होते अहान शेट्टी, वो किस में होते हैं, वो नेवी ऑफिसर होते हैं। अब उसमें आपने देखा होगा कि एक इमेज बना रहता है, ऐसे देखा होगा जब आपने वो समझाते हैं कि ये देखो मेरी बच्ची ने ये चित्र बनाया था। ठीक है, वो सारी चीज़ें ना जब आप देखते हैं तो उसमें एक जगह ऐसा बना था, एक नाव बनी थी ऐसे, और उसमें देखा होगा इस पर लिखा था सोनार लिखा था। और ये क्या करता है, ये एंटीना ये जाता है पानी में, कोई भी चीज़ कितने दूरी पे, कितने नीचे है। जैसे अगर आपको पता लगाना हो कि भैया क्या कहते हैं पनडुब्बी कहाँ है, कोई नीचे है क्या, कोई
कोई ऑब्जेक्ट नीचे है क्या, तो भैया ठीक है यहाँ से रेंजिंग भेजेंगे और आएगी अच्छा हाँ इतने दूर पे। या मान लो टाइटेनिक के अवशेष हमें पता करने थे तो हम क्या किए, सोनार भेजे, अच्छा नीचे कितना दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है क्या, अच्छा ठीक है टकरा के आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब ये क्या होता है, ये जैसे देखा होगा खासकर आपने हवाई जहाज़ों की बात अगर देखी होगी, देखा होगा कि जब कोई खासकर अभी जैसे यही मूवी आप देखिए, ठीक है, चाहे उरी देख लीजिए या कोई देख लीजिए, उसमें देखिए जब जहाज आता है तो पता चल जाता है अच्छा अच्छा ये देखो जहाज आ रही है। या आप वैलेंटाइन मूवी देखे होंगे एक, ठीक है, तो ऑपरेशन वैलेंटाइन करके, तो ये क्या है उसमें देखो दिखता है ऐसे ग्रीन कलर से घूमता रहता है जहाज, उसमें आपको कैप्चर करेगा, तो वो रडार का काम होता है। ठीक है, पल्सर एक आप बोलते हैं ना बेसिकली एक स्टार। ठीक है, आइए तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से मनुष्य में रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार है। ये गलत मत करना भाई, ये गलत मत करना, बहुत बार तुम्हें समझा रखा हूं इसमें क्या इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आइए बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से मनुष्य के रक्त के थक्के जमने के लिए। मैंने बोला था अगर कभी आपके एलिमेंट बोलेगा तो Ca2+। ठीक है, अगर आपसे कभी बोले कि फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है तो आप कहेंगे सर फैक्टर 9 बहुत जरूरी होता है, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, क्रिसमस फैक्टर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे तीसरी चीज पूछ दे विटामिन क्या होता है तो आप कहेंगे सर विटामिन के होता है। चौथी चीज किसकी मदद होती है सर, प्लेटलेट्स की मदद होती है। इसकी सर प्लेटलेट्स की मदद होती है। इतनी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब कौन सा थक्के जिम्मेदार है, तो विटामिन के, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन कहते हैं, इसे हम फाइलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, या इसे हम कहते हैं नेप्थोक्विनोन। ठीक है, इसे हम नेप्थोक्विनोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन ए इसे कहते हैं हम रेटिनॉल, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। गलती से कभी आप कलर ब्लाइंडनेस मत लगाना क्योंकि वो जेनेटिक डिजीज होती है। ठीक है, विटामिन ई को हम कहते हैं टोकोफेरॉल, इसको कहते हैं टोकोफेरॉल के नाम से कहते हैं, एंटीस्टेराइल विटामिन कहते हैं। विटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके किससे पाया जाता है, प्लांट प्रोडक्ट में पाया जाता है। किसमें, प्लांट प्रोडक्ट में पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेड़ से प्राप्त होता है, बताओ, पेड़ से इनमें से कौन सा प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये आपके नाम नहीं याद आ रहा होगा, बेसिकली बेटा इसको हिंदी में कहते हैं हींग के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, पेड़ से प्राप्त की बात होती है तो एसएफ-40, ये हींग इसे कहा जाता है और ये प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन चलो अगर पेड़ की बात आ गई तो सिनकोना, एक नाम आता है सिनकोना, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, पेड़ की छाल से, पेड़ की बार्क ऑफ द ट्री, इंग्लिश में कहते हैं बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, इससे क्या बनता है, क्विनीन। ये क्या होता है सर, ये होती है मलेरिया की दवा, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है तो ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संश्लेषित नहीं होता है, बताइए, कौन सा संश्लेषित मतलब इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बताइए, बताओ, सिंथेसाइज कर दो यहाँ पे। ठीक है, सिंथेसाइज कर दो बस, ठीक है, बस छोटा सा गलती था, सिंथेसाइज कर दीजिए। ठीक है, मतलब कौन सा संश्लेषित नहीं होता है, या ऐसे कह लो ये भी ठीक है। ठीक है, इसको दोनों तरह से आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, सही है। ठीक है, नॉ, या ऐसे कह लो नॉट अ सिंथेटिक, इनमें से सिंथेटिक कौन सा नहीं है, तो देखो आओ, नियोप्रीन सिंथेटिक है तो ये काट दो, लेक्सान ये भी है, टेफ्लॉन अभी हमने समझाया था ये भी है, तो इसको कह सकते हैं भैया सिंथेसिस कौन सा नहीं होता है। बाकी अगर हम बात करें फाइब्रोइन, सर ये नहीं होता है,
ठीक है। एक आपने देखा होगा गम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो ये चीज होती है, ठीक है, गम जैसे होते हैं ना, गम गोद, उस तरह का होता है ये, ठीक है। आइए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताइएगा। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जवाब आ जाएगा बच्चों का, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है ये। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या ओजोन? थोड़ा सा समझदारी दिखाना है तुम्हें, इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आपके पास से मुझे जरूर मिलेगा। बताइए भाई, कुछ आपसे भी तो उम्मीद कर सकता हूँ मैं, अगर आप बोलें तो। बताओ भाई। इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा हूँ यार। अब देखो, आपको पता है 6 तो गैसेस होती हैं, तो मुझे इसका जवाब बता दो यार फट से, क्या होना चाहिए? बहुत ही इतना प्यारा क्वेश्चन तुमसे पूछा हूँ, कम से कम छोटा सा जवाब दे दो। ठीक है, चलो। ये इतना आसान क्वेश्चन था, और मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन कल भी दिया था, अगर आपको याद होगा तो। मैंने याद होगा कि सर NO2 SO2 ये फैक्ट्रीज से निकल रही हैं और ये एसिड रेन में मदद करती हैं। याद आ रहा है कुछ? आइए, तो देखो, सब आपको पढ़ाता जाऊंगा, आपको याद कराता जाऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो होता है, ठीक है, मीथेन होता है, ओजोन होता है, ठीक है। अब आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, परफ्लोरोकार्बन होते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। एक और नाम आपने सुना होगा, ये तो 3 हो गए, एक नाम सुना होगा वाटर वेपर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो वाटर वेपर का ही होता है आपके ग्रीन हाउस गैसेस में बात करें बेसिकली, ठीक है। गैसेस तो मेन आपकी ये 6 हो गई, लेकिन जो आपके वाटर वेपर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपका जो भाप होता है, ठीक है, पानी वाला भाप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो सर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये मिला आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो क्या बनाया सर? HNO3 का निर्माण कर दिया, HNO3 का ये निर्माण कर दिया, ठीक है। क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से। अच्छा, अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेज ये तो सभी पता है आपको, ये कर क्या रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, आपके पृथ्वी का तापमान बढ़ा दे रहे हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेज की, तो भैया जो हमारा ओजोन लेयर है, कहीं ना कहीं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस गर्मी को बढ़ाने के लिए भी, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। क्लियर? और ये क्या, अब देखो होता क्या है, जब ये ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या बढ़ जाती है ना, तो ये क्या होता है, हमारे वातावरण, हमारे जो मंडल है उनके बाहर नहीं जा पाते, जिससे क्या होता है वो इसी लेयर में वो ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने के बाद वो बराबर क्या करते हैं, वो गर्मी हमें प्रदान करते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी गैसेस अगर आपके ट्रैप हो जाएंगी तो गर्म कर देंगी वातावरण को, अगर यही बाहर चली जाती हैं तो गर्म नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं भाई ग्रीन हाउस गैसेस भी होना जरूरी है। अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो हमारा तापमान लगभग -18 डिग्री हो जाएगा। क्यों भैया? अगर ग्रीन हाउस गैसेज होना भी बहुत जरूरी है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। जब साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश रखा जाता है तो क्या होता है? क्वेश्चन पढ़ो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये हो गया। चलो, बताओ भाई। साबुन के बुलबुले वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, जब मान लो ये साबुन का बुलबुला है, मान लो, ठीक है, ये आपका साबुन का बुलबुला है, कुछ आवेश रख दो, मैं कह रहा हूं चलो तुम इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज रख दो, चलो मेरी बात समझो। तो आपको पता है ऐसे केस में क्या होता है, ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, जब रिपेल करेंगी तो साइज क्या होगी, बढ़ने लगेगी। चार्जेस है भाई, आवेश चार्ज रख दिए,
तो क्या हुआ, साइज अपने आप ये बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो भाई बढ़ने का मतलब इट्स रेडियस इंक्रीजेस। भैया जब ये साइज बढ़ेगा तो ये मान लो साइज ये हो गया, तो रेडियस तो बढ़ गया ना, ये रेडियस देखो अपने आप इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं कि चार्जेस आएगा तो सर जैसे ही चार्ज देंगे फूट जाएगा ना, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिमिलर चार्जेस आपको, क्योंकि यहाँ पे बोला है सम चार्जेस प्लेस्ड, ये नहीं बोला कि अपने पॉजिटिव दिया नेगेटिव दिया क्या दिया। ठीक है, आइए। अच्छा, अब एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, जब सोप बबल की बात कर रहे हैं तो सोप जो होता है हमारा, आपको पता है कई तरह का होता है। ठीक है, सोप के बारे में थोड़ा सा समझा दें आपको। सोप आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट सोप, एक होता है हार्ड सोप। ठीक है, सॉफ्ट सोप होता है पोटेशियम सॉल्ट होता है, ये पोटेशियम का होता है। और ये किसका होता है, ये सोडियम का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोटेशियम का होता है और ये सोडियम का होता है, ये आप याद रखिएगा। सॉफ्ट सोप हमेशा पोटेशियम का होता है, हार्ड सोप हमेशा सोडियम का होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इसको बेसिकली कहते हैं पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आप नहाने के साबुन में यूज़ करते हो। इसे कहते हैं हम लोग सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आप किस में यूज़ करते हो, आप हाथ धुलने में। ठीक है, या ऐसे कह लो कि जो जितने हार्ड होते हैं, ठीक है, आप इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे साबुन से आप बाकी चीज़ भी यूज़ करते हैं, जैसे कभी कपड़ा धुल दिया, ठीक है, कुछ कर दिया, तो वो हार्ड सोप होते हैं। बाकी सॉफ्ट जो नहाने के लिए यूज़ करते हो वो पोटेशियम का सॉल्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। अच्छा, निम्नलिखित में से किस जीव में श्वेत रक्त होता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड होता है। सही है, रेड नहीं होता, व्हाइट होता है। ऑथेंटिफिकेशन के हिसाब से जो आज तक पेपर पूछता है उसके हिसाब से तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी और भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस में क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। जब हम बात करते हैं श्वेत रक्त की तो सबसे पहले ऑप्शन आता है हमारे दिमाग में कॉकरोच ही आता है। और इसमें क्या होता है ये भी ध्यान दीजिएगा, हीमोलिम्फ होता है। हीमोलिम्फ होता है मतलब सफ़ेद लसिका बेसिकली इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। इसमें 13 चैम्बर हार्ट होते हैं, ये बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है। 13 कोष्टक होते हैं हार्ट में, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर मॉस्किटो में देखें तो इसमें भी बेसिकली देखो वाइट ही पाया जाता है, लेकिन देखा होगा, देखो पाया जाता है वाइट, लेकिन आप मारते हो तो इसमें लाल निकलता है। कैसे, हमारा वो होस्ट सेल का क्या करता है, ब्लड लिया रहता है। तो ऑथेंटिक आंसर तो कॉकरोच ही है, लेकिन ये भी समझा दे रहे हैं कि मॉस्किटो में भी यही पाया जाता है वाइट, लेकिन वो होस्ट सेल का पी के अपना लाल किया रहता है। ठीक है, आइए। हाउस बग में भी सेम, लिजार्ड में भी आपको पता है भैया, लिजार्ड में तो आरबीसी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, जो छिपकली होती है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटीन नहीं है, बताइए। जैसे आपने बाल देखा होगा, बाल में अल्फा कैरेटीन प्रोटीन बोला जाता है, कि बाल में अल्फा कैरेटीन प्रोटीन पाया गया है। आपने सुना होगा बहुत बार कि बाल में अल्फा कैरेटीन प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। तो भैया जो अल्फा कैरेटीन होता है वो बाल में मिल रहा है, मतलब सब प्रोटीन हमारे बाल में है। ठीक है, उफ, भाई जो खुर होते हैं, जो खुर होते हैं जानवरों के। ठीक है, अच्छा अगर आपके नेल्स बोल देता तो नेल्स में भी आपके प्रोटीन पाए जाते हैं, चलो ये भी लगा लो। ठीक है, स्पाइडर सिल्क, बिल्कुल सर इसमें भी होता है प्रोटीन। ठीक है, टसर सिल्क, ये सारा नाम सुना होगा। अच्छा सर ये कॉटन, कॉटन में नहीं भाई। ठीक है, प्रोटीन एक कॉटन थोड़ी ना है। कॉटन क्या है, कॉटन एक प्रकार का कह सकते हो कि सर सेलुलोज है। और सेलुलोज को क्या कह सकते हैं आप, सेलुलोज आता है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड में आता है, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये किस में आता है, ये पॉलीसेक्राइड में आता है। ठीक है, याद रखिएगा सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, सही ढंग से मेल नहीं खाता है कौन सा जोड़ा, सही सही ढंग से मेल नहीं खाता। क्वेश्चन को आप एक बार में देख के समझ सकते हैं। कल तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था,
ठीक है, ये तो सही ढंग से खा रहा है। एस्पार्टेम भाई जो आपका स्वीटनर होता है आर्टिफिशियल, वो भी सही है। नियोप्रीन अभी मैंने बोला रबड़ फॉर्म होता है, ठीक है, जहाँ आइसोप्रीन नियोप्रीन आएगा वो आप वहाँ आग बंद करके लगा दीजिएगा। रेयॉन की बात करते हैं। रेयॉन सबसे ज़्यादा पेपर पूछा जाता है। बेसिकली रेयॉन को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये मॉडिफाइड स्टार्च का नहीं बना होता है, ये होता है मॉडिफाइड सेलुलोज का होता है। अब आपके दिमाग में और सर इतना बारीकी से कैसे जानेंगे, तो बेटा कुछ चीज़ों के लिए आपको ये जानना पड़ेगा। ये सेलुलोज होता है, सेलुलोज हो चाहे स्टार्च हो, ठीक है, ये सब आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, याद रखिएगा, ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है, ये आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इसमें आप 11 से ज़्यादा आपके यूनिट्स होंगे, ठीक है, 11 से ज़्यादा आपको किसकी यूनिट्स होंगी, शुगर की यूनिट्स 11 से ज़्यादा होंगी, ग्लूकोज की यूनिट्स 11 से ज़्यादा होंगी, तो आपका बनता है पॉलीसेकेराइड्स बनता है। और कहाँ तक, सर ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। स्टार्च देखने को मिलता है, सेलुलोज देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये सब आपके पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा सेलुलोज की बात करते हैं तो अच्छा एक चीज़ और, ग्लाइकोजन भी याद रख लीजिएगा, ग्लाइकोजन भी आपके किस में आता है, पॉलीसेकेराइड्स में आता है। जो हमारे अंदर संचित ऊर्जा होती है, ठीक है, वो आपके किसकी, ग्लाइकोजन से ही तो होती है, ठीक है। मनुष्य मतलब आपके जानवरों में कह सकते हो एक लाइन। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है। मतलब हम ऐसी बात कर रहे हैं, चलो आपको ये बनाऊंगा, एक बार समझाया था पहले लेक्चर में, ठीक है। ये आपको हमने दो इमेज बनाया, ये बना दिया हमने एंडोक्राइन अंतःस्रावी, ये बना दिया एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी। एंडोक्राइन में आपके क्या मिलेगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मिलेंगे, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। बीटा सेल आपको पता है इंसुलिन निकालता था, मतलब ये क्या है, ये आपका एक हार्मोन है। तो हमें इसका ये बताना है कि सर एंडोक्राइन हार्मोन निकालता तो एक्सोक्राइन क्या निकालता था, एफ सेल है। एफ सेल का मतलब सर ये जूस भी निकाल सकता है, मतलब जो आपके क्या होते हैं एक्सोक्राइन, ये जूस भी निकालेगा और ये एंजाइम भी निकालेगा। मतलब ऐसा कौन है जो ये सबको निकालने का कार्य करता है, तो पेनक्रियास का नाम याद रख लीजिएगा, पेनक्रियास ये सभी कार्य करता है, ठीक है। इसकी स्पेशलाइजेशन एक क्वेश्चन आपके यहाँ से आता है कि यहाँ से जो इंसुलिन है वो कहाँ से निकलती है, पेनक्रियास से। अच्छा और अगर पूछ दे तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। थायराइड की बात करते हैं, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी, ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथि इसको मानी जाती है, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि मानी जाती है, ठीक है। ये वही और आपका ग्लैंड है जो आपका क्या निकालता है, थायरॉक्सिन निकालता है और ग्वाइटर के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। इम्बैलेंस होगा तो ग्वाइटर हो जाएगा, ठीक है। लैक्राइमल अश्रु ग्रंथि कहते हैं इससे, ठीक है, अश्रु ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इसे आंसू ग्रंथि भी कहते हैं। ये सबसे छोटी, ये सबसे छोटी बहिर्स्रावी है। अब आपसे कितने क्वेश्चन देखो तैयार हो गए, सबसे छोटी बहिर्स्रावी यही मानी जाती है, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ये। अब एड्रीनल की बात करते हैं, एड्रीनल बेसिकली आपके कहाँ पे इसका लोकेशन है, किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर ये आपको देखने को मिलता है। इसको बेसिकली हम बोल देते हैं 3F ग्लैंड या 4S ग्लैंड के नाम से इसे बोला जाता है, ठीक है, 3F ग्लैंड या 4S ग्लैंड के नाम से इसे जाना जाता है, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें कि भाई एड्रीनल ग्लैंड तो ठीक है, लोकेशन इसकी देख लो एक बार आप, ये आपकी किडनी है, ये क्या है, ये एड्रीनल ग्लैंड ही तो है, अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कारण से थर्मल फ्लास्क में कोई लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है? क्योंकि उसमें ऊष्मा का कोई नुकसान या लाभ नहीं होता है। आपने देखा होगा थर्मल फ्लास्क जो होता है बेसिकली वो ए डायबिटिक पे काम करता है, और उसको देखो बाहर से देखा होगा पानी घंटों घंटों समय तक उसमें गर्म रहेगा, ठीक है, ठंडा रख दिए तो ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ये तीनों तरह के नुकसान नहीं पाए जाते हैं। मतलब पहले चीज़ों को समझो। जैसे आप कोई चीज़ गर्म कर रहे हो, अब ये गर्म देखो क्या हो रहा है, आप यहाँ पे अगर हाथ अपना सेक रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि आप अपना हाथ सेक रहे हो, तो आप रेडिएशन के माध्यम से ही तो हाथ सेक रहे हो। मान लो आग जल रही है तो रेडिएशन के माध्यम से हाथ सेक रहे हो, ठीक है। अब जो पानी के पास जा रहा है बर्तन से, मान लो पानी तुम गरमा रहे हो, पानी गरमा रहे हो तो क्या हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, रोटेट हो रहा है, वो हो गया कन्वेक्शन, ठीक है। जैसे खासकर तुम ठीक है। तीसरा, अब ये जो इसकी डंडी गर्म हो रही है, चाय बनाते हो जो तुम्हारा ये जो सिस्पेन होता है उसका जो हैंडल जो गर्म हो जाता है, अब वो क्या होता है, वो होता है कंडक्शन। तो ये तीनों का इसमें नहीं देखने को मिलता है, इस वजह से क्या होता है, ये पानी लंबो समय तक आपका ठंडा या गर्म रहता है। मतलब बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों की वजह से कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता है, जिससे क्या होता है, ये आपको महसूस होता है और ये लंबे समय तक चलता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वीय प्रदूषण जल निकायों में मिनीमाता रोग का कारण बनता है? ठीक है, एलिमेंटल पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज कॉज मिनीमाता। चलिए आइए देखते हैं। पहले आइए इताई इताई के बारे में जानते हैं। इताई इताई ये किसकी वजह से? सर कैडमियम की वजह से इताई इताई, ठीक है। अगर हम बोले कि भैया नाइट्रो छोड़ो, अगर हम बोलो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात अगर हम कर देंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे भैया तो क्या, तो अगर हम कहेंगे सर ये बताओ अगर NO2 की मात्रा ज़्यादा हो गई तो आपने सुना होगा, या नाइट्रेट कह लो आप, सबसे आसान है कि नाइट्रेट कह लो, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम करें आयरन की कमी हो जाए, पानी की नहीं, ये सिर्फ अगर हम बॉडी की बात करें, आयरन की अगर बॉडी में कमी हो जाए ना, बॉडी में लिख लेना भैया, ठीक है, बॉडी में कमी तो हो जाता है एनीमिया, ठीक है, बॉडी में कमी तो हो जाता है एनीमिया, ठीक है। चलो, मरकरी क्या होता है भैया, ये मिनी माता, और कैडमियम इताई इताई, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। बेसिकली मिनी माता और इताई इताई में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, बच्चे गलत करके आते हैं। और नाइट्रेट की बात करेंगे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, नाइट्रेट की अगर हम बात करेंगे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सबसे दुर्लभ माना जाता है? ठीक है, ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें, किसने भाई इसकी खोज की थी, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सर कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर, ये नाम आपने नाम सुना होगा, ठीक है। 1901 की बात करते हैं, और क्या था सर, ABO सिस्टम के नाम से इन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो ABO और AB ये 4 ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। सबके 2 प्रकार होते हैं, A पॉजिटिव और A नेगेटिव, B पॉजिटिव और B नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव, और AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो आप हमेशा गलत करके आएंगे इसको। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो हमेशा ही गलत करके आएंगे, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब आइए थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। जो O होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। अब आप कहेंगे मतलब, सर सर्वदाता। और जो B होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है, जिसे कहते हैं सर्वग्राही, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर,
मतलब ये सबसे ब्लड ले सकता, अरे सॉरी यहाँ पे ए बी लिखो यार, ठीक है चलो, अब बता भी नहीं रहा हूँ। यहाँ पे क्या यूनिवर्सल रिसीवर, ये सबसे ब्लड ले सकता है और ये सबको ब्लड दे सकता है। अब बात आती है सबसे ब्लड ले सकता है मतलब इसके अंदर एंटीबॉडी होगा तभी, तो आप ये कह सकते हो सर ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सबसे ब्लड ले सकता है, और ओ निगेटिव जो होगा क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होगा तो ये सबको ब्लड क्या करता है, ठीक है, ये सबको क्या करेगा भाई, ब्लड दे सकता है ना। अगर इसके अंदर मान लो ये नहीं पाया जाएगा तो भाई किसी से रिस्पॉन्स एंटीबॉडी नहीं होगा तो किसी को आप दे दो, कोई फाइट नहीं करेगा उसके शरीर में, ठीक है। तो ओ निगेटिव जो एंटीबॉडी नहीं है, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन, किसमें एंटीबॉडी नहीं होते, किसमें एंटीजन नहीं होते, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें देखो एंटीबॉडी होता है तो एंटीजन नहीं होगा, इसमें आपका क्या होता है एंटीबॉडी नहीं होता तो एंटीजन होगा, ये याद रखिएगा। तो ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया ओ निगेटिव क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ये आप सभी को दे सकते हैं। ए बी पॉजिटिव क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ये सभी से ब्लड ले सकता है। लेकिन ए बी निगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो सबसे कम पाया जाता है। अब देखो पेपर में आपको 2 चीज़ें हमेशा गड़बड़ करेंगी ही करेंगी, ठीक है। पेपर में क्या होता है कि अगर हम लेटेस्ट जांच के शोध के अनुसार देखें तो जो ए बी निगेटिव होता है ये मात्र 1% लोगों का होता है, ठीक है, लगभग 1%। लेकिन जो आपके ओ निगेटिव होता है ना, ये अब बेसिकली रेयरेस्ट ग्रुप जिसे कहते हैं हम, लगभग 7% में आपको देखने को मिलेगा। तो भैया पूछा गया सबसे दुर्लभ, तो हम तो ए बी निगेटिव को ही बोलेंगे क्योंकि सबसे कम मात्रा में लगभग 1% आबादी में पाया जाता है, तो सर दुर्लभ हम इसी को कह देंगे, ए बी निगेटिव को। ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर पेपर में कभी आपके अगर ये ना हो तो आप ओ निगेटिव लगाना, क्योंकि फिर प्रेफरेंस आप किसको दोगे, ओ निगेटिव को प्रेफरेंस दोगे रेयरेस्ट के नाम पे, ठीक है। ये मैंने आपको प्रॉपर यहाँ पे लिख दिया। हाँ इधर आ जाइए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अर्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत किसके द्वारा, एक्वायर्ड करेक्टर, मतलब जो आपके कहते हैं ना कि एनवायरमेंट से आपको देखने को मिल जा रहा है, वो किसने दिया था इसका। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर की अगर बात आ रही है तो किसने दिया था। और अगर हम बात करें कि पेरेंट्स से, अगर हम बात करें कि भैया पेरेंट्स से, तब हम तो इसकी बात कर देंगे। पेरेंट्स से बात करेंगे, पेरेंट्स के करेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स में, तो भैया ठीक है मेंडल। लेकिन आपको वंशागति का इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर की जब हम बात करेंगे तो लैमार्क का नाम आता है, ठीक है। अच्छा, अब ह्यूगो डिलीवरीज ये क्या होते हैं, क्या होते हैं भैया, इन्होंने म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था, तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ह्यूगो डिब्रियस के फादर ऑफ म्यूटेशन। आपको मैंने सडन चेंजेस इन डीन, सडन चेंजेस इन डीन मैंने बताया था, जो बेस पेयर सीक्वेंस में जो चेंज आते हैं वही तो म्यूटेशन होते हैं, कल के क्लास में था ये, ठीक है, फादर ऑफ म्यूटेशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। ह्यूगो डिब्रियस उसके पिता माने जाते हैं। अच्छा, डार्विन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वो क्या है, वो डार्विन का सिद्धांत है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य हैं, ठीक है, ये ध्यान आपके देने योग्य है। अच्छा, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो डिटर्जेंट होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोनेट होता है, नहीं सर। बिस्मथ होता है, नहीं सर। बाइकार्बोनेट होता है, सर हमने तो ये सुना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो कपड़े धुलने में यूज होता है, ठीक है, धावन सोडा कह देते हैं लेकिन उसको, ठीक है। लेकिन आपसे बोला गया इसमें डिटर्जेंट की बात कर रहा है तो सर उसमें सल्फोनेट्स होता है, ठीक है, जिसमें सर्फेक्टेंट्स माने जाते हैं, जिसमें आपके, ठीक है, सर्फेक्टेंट्स माने जाते हैं। ये करते क्या हैं, ये डिटर्जेंट में आपके पाए जाते हैं सर्फेक्टेंट्स, ये करते क्या हैं, ठीक है, ये बेसिकली करते क्या हैं कि जैसे आपका कपड़ा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, वेट करेंगे, वेट करके पूरे जो है पानी और डिटर्जेंट्स को क्या करते हैं, स्प्रेड करने का काम करते हैं सरफेस पे, स्प्रेड ऑन सरफेस, सरफेस पे स्प्रेड करने का कार्य करते हैं, ये याद रखिएगा।
ये याद आप रखिएगा, ठीक है, सर्फेक्टेंट्स। क्लियर? आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइंस्टीन गॉट नोबेल प्राइज फॉर, आइंस्टीन ने जो नोबेल प्राइज प्राप्त किया था वो किस में किया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, ये फेमस तो किसके लिए थे, ये फेमस जो हुए हैं, इनका जो सबसे फेमस माना जाता है, और बच्चे गलती यही कर देते हैं, फेमस हुए थे ये किसको लेकर के? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर ये बहुत फेमस हुए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर ये बहुत फेमस हुए, तो बच्चे यही मार के आ जाते। लेकिन नोबेल प्राइज याद रखिएगा 1921 में इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था, 1921 में इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये दिया गया था, ठीक है। बहुत बच्चे तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस मार देते हैं ना, ये भी गलत हो जाएगा। 1921 नोबेल प्राइज आपको किसके लिए दिया गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर? बताइए, चलिए। द पावर हाउस ऑफ सेल इज, देखो सेल वॉल की बात करते हैं भाई, सेल वॉल की बात करते हैं, किसकी बनी होती है सर? सेलुलोज की बनी होती है। और ये किस में पाई जाती है सर? ये प्लांट सेल में पाई जाती है। खासी खास सर बैक्टीरिया में पाई जाती है, खासी खास सर फंगस में पाई जाती है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसे याद होगा? आओ ये भी बता देते हैं। जो प्लांट की होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जो बैक्टीरिया की होती है वो पैक्टीन की बन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा, जो बैक्टीरिया की होती है सर वो पैक्टीन की बनी होती है, जो फंगस की होती है सर वो काइटिन की बनी होती है। ये बेसिकली पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो सेल वॉल इन तीनों में पाई जाती है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, हमें मतलब प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। इसका नेचर करके पूछ दिया जाता है, इसका नेचर पूछ दिया जाता है, तो कहते हैं ना कि सर इसका नेचर क्या होगा सेल वॉल का? सर इसका परमिएबल नेचर होता है, पारगम में होता है। अच्छा दिखा भी देते हैं तुम्हें क्या होता है सेल वॉल। ये है, ये क्या है? यही सेल वॉल है, ये जो ऊपर वाली लेयर है यही आपकी सेल वॉल है, यही आपकी सेल वॉल है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। राइबोसोम, इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री चिपका कहाँ होता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भैया, चलो इसको क्या कहते हैं भैया? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। एटीपी का जो निर्माण होता है, एटीपी को करेंसी कॉइन ऑफ सेल कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। न्यूक्लियस, इसे ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसे? इसे ब्रेन ऑफ सेल के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। या मैनेजर ऑफ सेल के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। मैनेजर ऑफ सेल के नाम से इसे हम जानते हैं। किसी को कोई समस्या? बताइए, आइए। ब्रोमीन इज अ, पहले तो हमने बता दिया कि भैया ब्रोमीन एक क्या है? ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, जो क्या होता है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कैसा होता है सर? ये एक रेड लिक्विड होता है, ठीक है, रेड लिक्विड होता है, ये याद रखिएगा। ये भी, ये सारी, ये जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ हमारे द्वारा इसको थोड़ा सा फ्रेमिंग किया गया है, ठीक है। अच्छा, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव अ कोटिंग, मैंने आपको बताया था जो गैल्वेनाइजेशन होता है वो क्या होता है? रस्टिंग से बचाने के लिए, ठीक है, रस्टिंग से बचाने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है? जिंक को चढ़ा दिया जाता है, जिससे या हम कहते हैं यसद लेपन, मतलब जिंक, ठीक है, यसद लेपन के नाम से जानते हैं, या जस्तनीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है, या हम जस्तनीकरण के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। कोई दिक्कत? तो ये याद रखिएगा। अच्छा, जिंक का भाई आपको पता है Zn स्ट्रक्चर, लेड का Pb। अच्छा, Pb के बारे में थोड़ा सा जान लो। लेड और टिन, मतलब लेड और टिन, Pb प्लस Sn, ये कहाँ यूज करते हैं आप? तो आप याद रखिएगा फ्यूज वायर में,
फ्यूज वायर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मरकरी Hg से कहते हैं, ये इसी का मरकरी को आप मेटल के साथ जोड़ देंगे तो अमलगम का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। क्रोमियम, ठीक है, Cr जिसे कहते हैं क्रोमियम के नाम से, ठीक है। आप देखते हैं जो पटाखा वटाखा फोड़ते हैं तो क्रोमियम का भी यूज़ होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्सियम का भी यूज़ होता है, ठीक है। आइए, सोडियम का भी यूज़ होता है, कलर के लिए बेसिकली वो यूज़ किया जाता है पटाखों में। अच्छा चलो, निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है, या इसको अच्छे भाषा में शर्करा कह सकते हो आप, ठीक है, शर्करा कह सकते हो आप, ठीक है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो याद रखिएगा प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा, ठीक है, प्रकृति में पाए, जो कि फलों में पाई जाती है, किसमें, फलों में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिलके ये बनता है माल्टोज, ठीक है। ग्लूकोज सिंगल यूनिट है ही, ठीक है। और अगर हम बात करें सुक्रोज कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को लेके सुक्रोज बनता है, ठीक है। अब ये याद रखना, ये क्या है, ये आपके सुक्रोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, क्योंकि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को लेके सुक्रोज बनता है, ये आपके मोनोसेक्राइड यूनिट है, ठीक है। माल्टोज क्या है, ये आपके डाइसेक्राइड है, क्योंकि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को लेके मिलके बनता है। अच्छा, अगर मैं लैक्टोज की बात करूं, ये भी मोनोसेक्राइड है, 2 यूनिट के मिलके बन रहा है, क्या क्या, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। ये ऐसे चीजों को आप याद रख सकते हैं। तो आज के लिए फिर चलते हैं, आशा करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहो, मजे में रहो, खूब खुश रहो और थैंक यू।